अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ना था उनका लीडर जेल में है। इमरान खान तो मुकाबला कर रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान इनसे हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। उसने कौम से वादा किया था। आज के दिन तक, इस वक्त तक इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया और इमरान खान ने आसिम मुनीर से किसी किस्म की कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ होने के बावजूद एक्सटेंशन ले लिया। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नज़र पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता है वो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल अफरीदी हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल अफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वज़रा उनकी तारीफ करते हैं जो पहले बहुत सख्त उनके खिलाफ थे। अब दूसरी हुकूमतें भी उनकी तारीफ करती हैं जो पहले उनके खिलाफ थे। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट या DG ISPR वगैरह भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। फिर ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान का जो सख्त मौक़िफ़ था अब वो सुहेल अफरीदी ने तब्दील कर दिया। फिर ऑपरेशन के हवाले से जो सुहेल अफरीदी का एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के कहने पर, वो भी लगभग तब्दील हो गया। जो मामला अफगानिस्तान के हवाले से हैं वो भी हम वैसे नहीं देखते। और जो एहतजाज की सियासत है उन्होंने उठाकर खाते डाल दिया कि महमूद खान अचक से ही बताएंगे कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तहरीक कब चलानी है और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूंगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीज़ें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फारग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी है? मरियम नवाज की। वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी यही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक दूर होती गई। अभी मैंने जलसा देखा, इसके मनाजिर जो मानसरा में हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बहुत सारी फोटोज। पहली मरतबा मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की कुछ ऐसी वीडियोज और तस्वीर जारी की जिसमें जालसाजी की जा रही थी। यानी ऐसी जालसाजी PMLN या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या पीपल्स पार्टी वाले करते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं आते। जब लोग नहीं आते तो वो ये करते हैं कि वो ख़ास एंगल से तस्वीरें बनाते हैं पब्लिक की। मखसूस एंगल से एक तस्वीर बना ली, 2 बना ली, 4 बना ली। उन तस्वीरों को वो पब्लिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह दिखाया जाए कि जैसे ये जलसा बहुत बड़ा है। लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं मीडिया का आदमी हूँ, 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ। तो मैंने जब इसकी तस्वीरें देखी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने तस्वीरें लगाई मानसेरा में, यहाँ पे जो जलसा हुआ उसकी, तो मुझे वही आइडिया हो गया कि ये जलसा फारिग है। और ये जिस किस्म की, जिन एंगल से तस्वीरें ली गई हैं और जिस तरह के कैमरास को और जिस तरह के एंगल्स को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे या तो लोग आए ही नहीं या ये किसी गलत टाइम पे ली गई है। फिर जब जलसा चल रहा था उस वक्त बैक साइड से एक तस्वीर किसी ने ली और लॉन्ग एंगल से, हाइट से किसी ने तस्वीर ली। अब ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त क्या हालत थी जलसे की। यानी ये या तो आप कबूलियत ले लें या मकबूलियत ले लें। तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो, उन्होंने कबूलियत तो ऐसा लगता है कि उनको मिल गई है, लेकिन इमरान खान के नाम पे ही लोग निकलते हैं। इमरान खान आज कह दें जेल में बैठ करके फलां जगह पे जलसा करना है, लोग वहां पे आ जाएंगे। इमरान खान जब भी ऑर्डर करते हैं कि यहाँ पे निकलो जलसा करना है, लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के नाम पे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो इमरान खान के नजरिए पे नहीं चल रहा होगा, जैसा कि मुराद सईद ने अब शिकवा किया। मुराद सईद का अगर आप ट्वीट गौर से पढ़ें तो मुराद सईद का सारा शिकवा अपने उन साथियों से है जिनको उसने तैयार किया था, जिन पर उसने एहसानात किए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नौजवान हैं जो मुराद सईद की टीम में थे और आज मुराद सईद इनसे शिकवा कर रहा है कि तुम उस पॉलिसी से पीछे हट गए हो जो हमारे लीडर की है। बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, चलता रहेगा। मरियम नवाज ने एक ऐलान किया, नाजरीन ये ऐलान आप सुने, बहुत मजेदार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नाजरीन। माजी में एक दौर ऐसा भी था जिस वक्त मरियम नवाज साहबा अपने चचा शहबाज शरीफ को फोन करके कहती हैं कि ये हेल्थ कार्ड तो बंद कर दें, इमरान खान के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप हेल्थ कार्ड बंद कर दें, गरीबों का जो मुफ्त इलाज हो रहा है, जहां से दिल करता है वो अपना इलाज करवा लें, अगर आप ये बंद कर देंगे तो इससे फायदा हो जाएगा हमें और इमरान खान को पॉलिटिकली नुकसान होगा। गरीब मरते हैं तो मरे, ये मरियम नवाज साहबा ने अपने चचा को कहा था। लेकिन मजे की बात देखें कि अब वही मरियम नवाज और उसका स्टेटमेंट, मरियम नवाज कह रही है कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे कि जिसका जहां से दिल करे अपना इलाज करवा सकेगा। ये तो इमरान खान की पॉलिसी थी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इमरान खान की पॉलिसी थी कि जिसने जहां से इलाज करवाना है जाकर करवा लो। इमरान खान ने तो पूरे पाकिस्तान को ये फैसिलिटी दे दी थी, सिर्फ सिंध की सूबाई हुकूमत नहीं मान रही थी। इमरान खान ने तो हर जगह पे हेल्थ कार्ड चला दिए थे
और ये वो हेल्थ कार्ड है जिसको 4 साल पहले इन्होंने बंद करवाया बेशर्मी और ढिठाई के साथ। आज 4 साल के बाद इन्हें याद आया कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं था। अब ये इमरान खान के उसी प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा से रीओपन कर दे, थूक के चाटने वाली बात हो गई। अब मिसाल तो बड़ी गंदी है लेकिन इन लोगों के ऊपर फिट आती है। ये वही हरकतें कर रहे हैं। बहुत ही घटिया सियासत इस खानदान ने की है हमेशा, और आज भी ये अपनी उसी घटिया रविश के ऊपर कायम है। इसहाक डार ने नादरीन एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की पहली लाइन आप सुनेंगे ना, तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है ना, तो आपकी हंसी छूट जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने या हमने फरीकैन को बावर करवाया है कि सऊदी अरब हमारे लिए नो गो एरिया है। फरीकैन को, फरीक कौन कौन है? अमेरिका और ईरान। इसहाक डार क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो ये कहता है कि मैंने फरीकैन को बताया कि सऊदी अरब हमारे लिए नो गो एरिया है, इधर कोई ना जाए वरना हम लड़ पड़ेंगे। देखिए, ईरान को तो पाकिस्तान कह सकता है, फरीकैन का लफ्ज इस्तेमाल बिला वजह ही किया है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान कह नहीं सकता। आज अगर अमेरिका सऊदी अरब के साथ कोई ज्यादती करता है तो पाकिस्तान तो एक लफ्ज नहीं बोलेगा। आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कितने घटिया अल्फाज बोले कुछ अरसा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला पाकिस्तान के वजीर आजम ने या वजीर खारजा ने, बोल भी नहीं सकते। भाई सऊदी अरब तो छोड़ें, जब पाकिस्तान के फौजी शहीद कर दिए थे, पीपल्स पार्टी का दौर था गालिबन, अमेरिकन ने अफगान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फौजी सलाला में शायद शहीद कर दिए थे और 25 फौजी पाकिस्तानी शहीद हो गए थे। उसके बाद हमने अलामती तौर पे सिर्फ क्या किया था, सप्लाई लाइन बंद की थी, वो भी अलामती तौर पे। और वो जिस वक्त अमेरिका को प्रॉब्लम आया उन्होंने वापस खुलवा ली। आप माफी तो उनसे मंगवा नहीं पा रहे थे, और जब उन्होंने पाकिस्तान के फौजी शहीद किए तो उसके बदले में आपने उनके फौजी नहीं मारे। पाकिस्तान ने वहां पे सब्र का मुजाहरा किया, अपने नौजवानों का खून रायगा जाने दिया। तो जो बात हकीकत है वो हकीकत है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तानी फौज कभी भी लड़ना नहीं चाहती। पाकिस्तानी फौज को ये लगता है कि अमेरिकन फौज बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी फौज है, इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। जनरल बाजवा से एक दिन हम बातचीत कर रहे थे तो इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान के ऊपर हमले के लिए हम अपने अड्डे नहीं देंगे। तो मैंने जनरल बाजवा से, बहुत सारे और सहाफी भी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनरल साहब अड्डे नहीं देंगे तो आपकी फिजाई हदूद भी अगर कोई और मुल्क इस्तेमाल करता है तो वो भी फैसिलिटी आप ही देते हैं तो इस्तेमाल करता है, तो क्या अमेरिका आपकी फिजाई हदूद इस्तेमाल कर सकता है? तो बाजवा साहब ने कहा आपको पता है उनकी फिजाई ताकत कितनी है, वो कितनी बुलंदी से आते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या हमारी वो कैपेसिटी है, क्या हम ये कर सकते हैं? तो जनरल बाजवा ने ऐसी बातें की कि वहां पे लोग डर गए, परेशान हो गए कि यार ये तो अमेरिका से इतना डरते हैं, इनकी तो हवा निकली हुई है। तो पाकिस्तान ने कोई बदला नहीं लिया था अमेरिका से, जब पाकिस्तानी फौजियों को अमेरिका ने शहीद कर दिया था अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो ये जो पैगाम इसहाक डार ने दिया है, ये सिर्फ वो कहते हैं ना, कहना तीनू ते सुनाना नूनू, यानी ये इन्होंने एक्चुअली फरीकैन का लफ्ज इस्तेमाल किया, हिफ्ज़े मा तकद्दुम। एक्चुअली तो ये पैगाम ईरान को है कि अगर दोबारा लड़ाई होती है तो सऊदी अरब वाल तुसी मुंह नहीं करना। सऊदी अरब अगर कुछ करता भी है तो आपने अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि सऊदी अरब से आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे क्योंकि हमने सऊदी अरब से पैसे ले लिए हैं। नाज़रीन, अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है मेरे पास जो छपी है वॉशिंगटन पोस्ट में, और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को तहकीकाती तौर पे छापा है। देखिए, पाकिस्तान में फर्ज करें आप पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कभी भी रियल रिपोर्ट शाया नहीं कर सकता ISPR की मर्जी के बगैर। आपको देखना पड़ता है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो, जो मर्जी हो, आप हकायक को छाप नहीं सकते। अमेरिका में ये खूबी है कि वहां का मीडिया जो है, अगर अमेरिका को मार पड़ी है तो वो भी बताता है, अमेरिका का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है, दूसरे का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है। इसे आजाद मीडिया कहते हैं। तो अब जो अटैक हुआ ईरान की जानिब से अमरीकी तनसीबात पर, उसमें वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि हमने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए से और दीगर जराये से जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो अमरीकी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है वो अमरीकी हुकूमत के दावों से कहीं ज्यादा है। और ये इंकशाफ किया है वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के आगाज से अमरीकी फौजी तनसीबात पर ईरानी फिजाई हमलों में कम अज कम 228 स्ट्रक्चर्स या तनसीबात को तबाह किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें बड़ा कीमती फौजी साजो सामान था। हैंगर्स भी थे, बैरक्स भी थी, ईंधन के डिपो थे, तैयारे थे, अहम रेडार थे, मुवासलाती और फिजाई दिफाई आलात, ये सारे निशाना बने थे। इन हमलों में नुकसानात अमरीकी हुकूमत के दावों या इससे पहले जो रिपोर्ट किए गए नुकसानात हैं उससे कहीं ज्यादा है। यानी जो अमेरिका ने कहा नुकसान उतना नहीं हुआ, बल्कि नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ है। अमेरिका अपना नुकसान छुपा रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा ईरान के साथ लड़ना भी नहीं चाहते। ईरान ने बहरहाल जो अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं
उनके जवाब में वापस पाकिस्तान को बता दिया है कि इन तजावीज़ पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है। ये बाकायदा ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका की जानिब से तजावीज़ हमारे तक पहुंची हैं, हमने पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से उन तजावीज़ के बारे में आगाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा ना बहुत अजीबो गरीब है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि हम ईरान से अफसुदा यूरेनियम ले जाएंगे अमेरिका में, और बार बार वो एक ही बात करते हैं कि ये ईरान से यूरेनियम हम उठाएंगे और उठाकर उसे अमेरिका में ले जाएंगे। अब क्या ये हो सकता है? ये एक अभी तक एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज फिर कहा कि अमेरिका ईरान से अफसुदा यूरेनियम हासिल करेगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। साफियों ने जब उनसे पूछा कि अमेरिका ये काम कैसे करेगा, तो सदर ट्रंप ने दोबारा यही जवाब दिया कि हम उसे हासिल कर लेंगे, यानी यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। अब ईरान कहता है जैसे हमारी जमीन हमारे लिए मुकद्दस है, वैसे ही हमारी यूरेनियम भी हमारे लिए मुकद्दस है। देखिए, मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आइडियल वॉर ट्रॉफी तो हो सकती है कि वो यूरेनियम के साथ एक तस्वीर बनाए और दुनिया को बताए कि देखो मैं ले आया, मैंने दुनिया को बचा लिया, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बन गया, मुझे अमन का नोबेल इनाम भी दे दो, और वो उसकी गुड्डी भी चढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ईरान को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो मौजूदा रजीम है, उसके अंदर जो पब्लिक की सपोर्ट है, पब्लिक में जो उसकी सपोर्ट है, वो इसीलिए है कि वो अमेरिका के साथ और जालिम के साथ लड़ रहे हैं, और वो मजहबी बुनियादों के ऊपर उन्होंने पब्लिक की हमदर्दी ली हुई है। अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, वो उठा के यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, हो सकता है कोई और ऐसा फैसला हो जो ईरान के लिए भी आसान हो और अमेरिका के लिए भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन अभी तक तो इस सिलसिले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने शुक्रिया अदा किया तमाम जो जहाज़ों के कप्तान थे उनका भी, और साथ साथ जो जहाज़ों के मालिक हैं उनका भी, कि आबना हुर्मुज़ के ज़वाबित की तामील की उन सारों ने, और उन्होंने ताउन किया ईरान के साथ, बल्कि वो अमेरिका के साथ उन्होंने ताउन नहीं किया। नए प्रोटोकॉल्स के तहत आबना हुर्मुज़ से जो गुजरने वाले तमाम जहाज़ हैं उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा, ये ईरान ने ऐलान किया है। इसके अलावा एक और काम भी किया, ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। बाकायदा पहले अथॉरिटी बनाई कि पैसे कैसे वसूल करने हैं, कहाँ से कैसे जहाज जाएंगे, उन्हें कैसे गाइड किया जाएगा। अब उसकी एक वेबसाइट भी ईरान ने लॉन्च कर दी है। अच्छा, इसमें ना एक कालीबाफ ने स्टेटमेंट दिया, जो बात मैंने आपको एक दिन पहले कही थी ना, ये लगभग वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि सारी दुनिया के जहाज़ों को लेकर एक ही दफ़ा आबना हुर्मुज़ में से गुजरे। जब 100 के करीब 150 के करीब जहाज गुजरेंगे तो ईरानी उन जहाज़ों को बम मारने से डरेंगे। वो ये सोचेंगे कि इन सारे जहाज़ों को अगर हमने बम मारे तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था, लेकिन ईरान ने कहा जी हम मारेंगे, तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया। तो अब कालीबाफ ने भी ट्वीट करते हुए कहा, ट्रस्ट मी ब्रदर, मेरे भाई मुझ पे भरोसा करो। ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रदर की नाकामी के बाद दोबारा शुरू हो गया है ऑपरेशन जालसाजी, यानी अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी करेगा। हम वो चीज़ें नहीं मानेंगे जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि, या अमेरिका के जो मुतालबात हैं जिनमें किसी किस्म की मसावात नहीं है, वो मुतालबात ईरान पहले भी कह चुका है और अब भी वो बार बार कहता है कि हम वो मुतालबात नहीं मानेंगे। एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है नादरीन, जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट हैं, जो तजर्बाकार लोग हैं, वो इस बात को नोट कर रहे हैं। जब अमेरिका में दिन का वक्त होता है ना, तो यहाँ पे रात होती है खित्ते में, और उस वक्त अमेरिका से एक स्टेटमेंट आता है और रात के वक्त एकदम कीमत गिरती है, और एक और स्टेटमेंट आता है फिर कीमत उठती है। आजकल तमाम मीडिया जो बड़े बड़े हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, ये स्टेटमेंट जंगल में आग की तरह फैलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट और उनसे मनसूब बयानात के बाद कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स, सरमायाकार हैं जो एकदम सरमायाकारी करते हैं। यानी एक स्टेटमेंट आता है, एकदम कीमत गिरती है और वो बहुत सारा सरमाया लगाकर बहुत सारी खरीदारी कर लेते हैं, और एकदम जैसे ही सूरत हाल तब्दील होती है एक नया स्टेटमेंट आता है और उसके बाद कीमतें बढ़ती हैं तो वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ये इस बुनियाद पे हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं मुबैना तौर पे जो मुस्तकबिल के बारे में पहले से जानते हैं कि अभी क्या बयान आया और थोड़ी देर के बाद कौन सा बयान आने वाला है, और इस बयान का मार्केट के ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, ईरान के ऊपर काफ़ी दबाव भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ईरान पे दबाव नहीं है। ये जो अमेरिका ने नाकाबंदी की है, इसका ईरान को नुकसान हुआ है, और नुकसान देखें इस लेवल पे है कि ईरान को आने वाले दिनों में अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, और ईरान को किसी ना किसी तरह इस नाकाबंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बुरे माशी हालात पैदा हो जाएंगे। तो ईरानी हुकूमत ने अवाम से अपील की है चंद चीज़ों की। एक तो उन्होंने कहा जी पुरअमन रहें, आपस में मुत्तहिद रहें, एक दूसरे के मसाइल हल करें, मोहल्लों की सतह के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जितनी हो सकती है सारी कौम मिलकर बचत करे।
उनका ये कहना है कि आप जितनी बचत करेंगे उतना हमारे दुश्मन को हम नुकसान पहुंचाएंगे। इस वक्त इम्तिहान जो है वो ईरान के अंदर है। दुश्मन हमसे नहीं लड़ पा रहा, लेकिन वो हमें अंदर से लड़ाना चाहता है और हमें माशी तौर पे कमज़ोर करके हमारे आसाब तोड़ना चाहता है। तो इस वक्त ईरानियों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो ईरानी हुकूमत ने अपने शहरियों से कुर्बानी मांगी है। वो जंग में उतरे हुए हैं, उनका बनता भी है कुर्बानी मांगना। हमारे तो बिला वजह ही कुर्बानी मांग लेते हैं। एक नया जहाज लेना है, मरियम नवाज ने कुर्बानी मांग लेते हैं कौम से। शहबाज शरीफ ने कोई नया अपने अयाशी करनी है, वो कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। नई गाड़ियां लेनी है, इन्होंने कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई नया कारोबार खड़ा करना है, इन्होंने कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई पाकिस्तान का इदारा बेचना है, इन्होंने तो कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई दुनिया का वर्ल्ड टूर लगाना है इन्होंने अपने मुलाजमों समेत, तो ये कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है ना कुर्बानी मांगने का। लेकिन ईरानियों ने, क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी मांगी बल्कि उन्होंने अपने ओवरसीज जो उनके ईरानी हैं उनसे कहा कि आप बयानिया की लड़ाई के अंदर जितना ज़्यादा हो सके बैनुल-अक़वामी इदारों में हर जगह पे जहाँ जहाँ पे आप हैं आप इन्फ्लुएंस करें और ईरान के हक में बात करें। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए। एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फैसला है। इसके अंदर क्योंकि मुझे कहेगा ना, अदालत है, सुप्रिटेंडेंट है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला है और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनसे उनको पूछना, वो जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुंचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के ओहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहां पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वकला के मामले में काफी सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा ये वकला और सारी जो बार एसोसिएशन हैं ये बैठकर क्या कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें ये अवाम नहीं भूलेगी। जो जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन जालिमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्जामात की बौछार हो जाती है और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मजीद डिवाइड पैदा हो या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था वो उस तरह खड़े नहीं हुए। और उसके पीछे एक रीजन ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं, कोई ट्रेंड फौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दाव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने DGI-SPR को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, ISPR को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज देखें तो ना होने के बराबर है उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक्तदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए और डट कर मार खानी चाहिए, इज्जत के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक्त आएगा जब वो इस बात पे फख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे वो मायूस होंगे कि हमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी सी मार खा लेते तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये वक्त आएगा, कई लोग झूठी कहानियां भी उस वक्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये बड़ा तफसीली ट्वीट है, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि PTI एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी, कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला, अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सबको झंझोड़ कर याद करा चुका हूं। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असेंबली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असेंबली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमजान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस,
महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरखास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफे के जरिए हुकूमत से लिजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फर्द नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी जात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फर्ज नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वजीर आजम और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है पीटीआई की आदत, क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? मैं इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हदायत मुयस्सर है वहां कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएं, आए सारे बैठे हैं, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, 4 साल हो गए इमरान खान के साथ ये हो गया। तो यहां तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुंचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह आपको मजीद आसानियां दे, लेकिन हमारे मकसद, हमारी जद्दोजहद और हमारी जिंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। ये नहीं, इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है लेकिन फौज के साथ कौन लड़े? फौज के साथ नहीं, एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फौज में भी ज्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौज को इस्तेमाल कर लेती है ना, बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्हें इज्जत के साथ मार खानी चाहिए। वक्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा।